बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए इनको टेक्निक्स में क्या डिफरेंस और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, तो बच्चों सिद्धांत है जो कि कॉज और इफेक्ट का बताता है, कॉज और इफेक्ट के बारे में बताता है कि हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हमको बताता था। वहीं पे टेक्निक्स क्या है, बचना कैसे है, ये हमको बताया गया है ना। तो इसमें हमको 5 टेक्निक्स पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेंसिव, सेकंड है जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है वर्क स्टडी, फोर्थ है बच्चों डिफरेंशिएट फीस वेजेस सिस्टम एंड फिफ्थ है मेंटल रिवोल्यूशन। तो जो बच्चों वर्क स्टडी है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फैटिग स्टडी, सेकंड है मेथड स्टडी, थर्ड है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो फंक्शनल फॉर्मेंशिप है उसमें हम किसकी बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, है ना। टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं करते, फैक्ट्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर ही बात करेंगे हम। तो FW टेलर क्या कहते हैं बच्चों की जो फैक्ट्री है उसको टेलर जी क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो भी है उसे हम किससे के 2 पार्ट में डिवाइड करने देना चाहिए, प्रोडक्शन में, एक प्लानिंग में। प्लानिंग वाला से प्लान करेगा कि हमें कितनी यूनिट्स बनानी है, कितना कैसे बनाना है, कैसे टाइम लगाना है ना, सब चीज़ का प्लान क्या करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट करेगा। सेकंड हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे फैक्ट्री है तो पहले हो गया क्या फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 डिपार्टमेंट कर देंगे जिसका एक होगा प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो देखिए फंक्शनल परफॉर्मेंस इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर कंसिडर्ड डिफरेंट, है ना। प्लान अलग हो रहा है और एग्जीक्यूट अलग हो रहा है। सुपरवाइजर आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेसिफिक फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्टेड फॉर अ फोरमैन। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन। अब बच्चों ये जो प्रिंसिपल है ना, जो ये टेक्निक है ना, वो क्या का जो प्रिंसिपल था ना डिवीजन ऑफ वर्क का स्पेशलाइजेशन, उसका क्या करा जाएगा, एक्सटेंशन करा जाएगा। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, काम को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जब डिवाइड कर देना तो इसमें क्या होता है कि 8 पर्सन, मतलब हम क्या करेंगे, जो वर्कर है ना, वर्कर है जो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 8 स्पेशलाइज्ड लोगों को बैठाया जाएगा, है ना, कि 8 स्पेशलाइज अलग अलग लोग हों, 8 लोग हों जिस जो वर्कर को डायरेक्शन दे सके, है ना। तो ये 8 को जो है बच्चों, तो 4 को डिवाइड कर दिया गया प्लानिंग के अंदर और 4 को डिवाइड कर दिया गया है प्रोडक्शन के अंदर। तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, है ना, एक ऐसा होना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन दे सके। सेकेंड है रूट क्लर्क, जो रूट बताए, डायरेक्शन दे वर्कर्स को। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो वर्कर्स को बताए कि इतने टाइम में और इतने कॉस्ट में हमें क्या करना है, काम करने की कोशिश करना। और फोर्थ जो है वो है डिसिप्लिनियर, जो ये देखे कि वर्कर्स के अंदर, जो फैक्ट्री में काम चल रहा है उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं। प्रोडक्शन इंचार्ज है स्पीड बॉस, ठीक है। नेक्स्ट है गैंग बॉस, थर्ड है रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये हो गए क्या, इनको हम चलो डीपली में पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इंचार्ज को पहले देखते हैं कि रोड क्लर्क क्या हुए। रोड क्लर्क जो रूट बताएंगे, जो डायरेक्शन देंगे कि वर्कर को कैसे काम करना है ना। दिस फोरमैन लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन विच वर्क इज टू बी कैरिड आउट। वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू देयर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग द रूट शीट। वो कैसे फॉलो करें, जो भी रूट शीट दी गई है उसके हिसाब से ही अपने काम को फॉलो करें। तो जो नेक्स्ट है जो वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड। इंस्ट्रक्शन कार्ड तो दिस फोरमैन प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स, है ना, और एंड द गैंग बॉस। These card contain information about the nature of the work, procedure of doing work, है ना, कि कैसे हमको काम करना है, क्या नेचर है काम को, क्या मटेरियल यूज होगी, और डिटेल ऑफ मशीनरी, मशीनरीज को कैसे यूज करना है, कौन सी मशीनरी करना है, ये सब किसमें है, इंस्ट्रक्शन कार्ड में रहता है कि मशीनरी को हमें कैसे यूज करना है। थर्ड है बच्चों टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम एंड कॉस्ट क्या बताएगा, दिस फोरमैन फाइंड्स द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये बताता है कि इतने टाइम के अंदर हमें क्या कर लेना है, अपने वर्क को काम खत्म कर लेना है। एंड आल्सो कीप द रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कि इस ऑपरेशन को, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमको कितनी कॉस्ट आई है वो भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्लानिंग इंचार्ज।
डिसिप्लिनियर। तो ये क्या है, दिस क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। ये क्या मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वर्कर्स के अंदर, जॉब के अंदर, वर्क के अंदर की कैसे डिसिप्लिन से काम हो सके, और इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फोर्स करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन इंचार्ज क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होगा, स्पीड बॉस का काम होगा वो इंश्योर करे, देखे कि वर्क टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वर्क की स्पीड क्या है, कंप्लीट हो पाएगा टाइम पे कि नहीं हो पाएगा, इस सबको देखने का काम किसका है, स्पीड बॉक्स का। ही एग्जामिन दैट ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स एट रिक्वायर्ड स्पीड, जो स्पीड चाहिए उसी स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों गैंग बॉस, तो गैंग बॉस का क्या काम होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है अरेंज करने के लिए, कीपिंग टूल्स एंड मटेरियल्स एंड मशीनरीज की टाइम पे और रेडी हो ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। थर्ड है बच्चों रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस नाम से ही है कि उसको देखना है कि पूरी मशीनरीज और टूल्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ कमी है तो उसको क्या कराए, रिपेयर कराए, राइट। लास्ट है बच्चों इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का क्या काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो क्वालिटी ऑफ वर्क, है ना, जो आउटपुट निकल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कैसा क्वालिटी है, वो सब उसका इंश्योर करना है। यही हो गया क्या, इंस्पेक्टर का वर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, अगर मैं इसका पिज्जा खाती हूँ तो मुझे भी वही टेस्ट मिलेगा, वही क्वालिटी मिलेगी उस उतने रेट में, और अगर आप कहीं और भी बैठे होंगे ना, अगर बैंगलोर में है भी, आपको वही क्वालिटी प्रोडक्ट मेंटेन मिलेगा, है ना, वही टेस्ट मिलेगा, वही चीजें मिलने वाली हैं। अगर मैं निविया के प्रोडक्ट की बात करती हूँ कि 20 ग्राम की डिब्बी है, तो वो मुझे भी 20 ग्राम में उतनी ही क्वांटिटी के साथ मिलेगी, और बाकी लोगों को भी मिलेगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, वो एक तरह से ही क्वालिटी को मेंटेन करे रहना, पूरे प्रोडक्ट में जो भी वो प्रोडक्ट हैं वो सब एक ही क्वालिटी क्वांटिटी के रहेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्टैंडर्ड, है ना, एक ही तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करना हर बिजनेस एक्टिविटी में, इन ऑर्डर टू मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए। और स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा बच्चों, वही रॉ मटेरियल यूज करना सब में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है कि अगर कोई आप शॉप में जाओगे और वो बोल रहा है कि 8 टाइप्स ऑफ पिज्जा, है ना, 8 टाइप्स ऑफ अगर पिज्जा वो दे रहा है, लेकिन उसको जो है सिर्फ 2 या 3 टाइप्स ऑफ पिज्जा ही सेल हो पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी अननेसेसरी बचे हैं उसको क्या करना, एलिमिनेट करना, हटा देना। यही होता है क्या, सिंप्लीफिकेशन करना, है ना। या आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग साइज में, अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी क्वांटिटी में दे रहे हो, और अगर वो सेल नहीं हो रहे तो उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनको हटा देना है। तो सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव अननेसेसरी वेराइटीज, है ना, जो भी अननेसेसरी वेराइटीज उसको क्या करना है, रिमूव करना। साइज ऑफ प्रोडक्ट हो गया या सर्विसेज हो गया। द कॉस्ट ऑफ लेबर मशीन टूल्स कैन बी सेव्ड थ्रू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो क्या होगा, कॉस्ट हमारी सेव होगी, लेबर मशीनरी टूल्स क्या हो गए, सेव हो गए। इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द टर्नओवर। ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे और टर्नओवर भी इंक्रीज होगा। इसके बच्चों हमारा वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी क्या होता है, तो वर्क स्टडी मीन सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशन फंक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इज टू improve efficiency by making optimum utilization of work। तो वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि improve होना चाहिए क्या, efficiency by making optimum utilization of resources. Taylor believed that efficiency can increase endlessly. He advised work studies to improve efficiency. इन्होंने वर्क स्टडी को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मेथड वर्क स्टडी। ये क्या होती है, टू फाइंड द वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे हमारे पास कई वे होते हैं, एक ही काम करने को कई मेथड होती है ना, तो उसमें से बेस्ट कौन सा हमारे काम के लिए, उसको अडॉप्ट करना। attain maximum efficiency and for optimum utilization of resources or improve quality and satisfaction of customer। इससे क्या होगा, जब हम बेस्ट मेथड को अपने जब हम बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा, इम्प्रूव होगी क्वालिटी, एंड कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। सेकंड है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या हो गया कि अननेसेसरी मूवमेंट, जो भी मान लो एक एम्प्लॉय है वो हिलता डुलता है, या बेमतलब कोई कहीं कॉफी पीने जाता है, या फिर कुछ सामान को इधर उधर करता है, तो जो भी अननेसेसरी मूवमेंट होता है उनको क्या करना, एलिमिनेट करना, ताकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। तो कैसे, मान लीजिए ये कि कॉफी केटल बहुत दूर रखा, तो उसको क्या करना कि पास करना। हाँ, तो अब देखिए मोशन स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि जो भी अनप्रोडक्टिविटी अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट है उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। अनप्रोडक्टिविटी मूवमेंट को तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सी। प्रोडक्टिव मूवमेंट में
जो भी लगे कि हाँ ये हमारे जॉब के लिए सही है तो वो उनको ठीक है। लेकिन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जैसे कि कॉफ़ी बहुत दूर रखी है तो वहाँ तक जाना और उस पर वहां से लेकर के आने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करना, तो मतलब कॉफी का कैडल को पास में रखवा दो, टाइम टेकिंग ना हो। तो ये सब क्या है, ये सब आ जाएंगे मोशन स्टडी में, है ना। आइडेंटिफाई करके जो भी चीजों को अगर कम किया जा सकता है तो उन अननेसेसरी चीजों को कम कर देना, एलिमिनेट कर देना ही मोशन स्टडी होता है। टाइम स्टडी में आते हैं बच्चों, it determines the standard time needed to perform a well-defined job. The objective of the time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes, and determine labor cost. तो टाइम स्टडी में क्या होगा बच्चों की, हमें एक्चुअली में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जब हम ये पता चल जाएगा कि इस टाइम को करने में इतना टाइम लग रहा है तो हम वर्कर्स के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतने दिन, एक दिन में तुम इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। प्रीवियस स्टडी क्या होती है बच्चों, देर में वर्कर को इंटरवल्स देना है ना, क्योंकि अगर लगातार काम करते रहेंगे तो क्या होगा, टायर्ड हो जाएगा, है ना, वो काम नहीं कर पाएगा और वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, काम में डिले होगा। तो हमें ये देखना है कि उसको कितने कितने देर में इंटरवल देना है ना, कि लंच ब्रेक हो गया, कॉफी ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, कॉफी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, ये सब देना, ठीक है ना। तो फैटिग स्टडी डिटरमाइन द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, है ना, जो टाइम और रेस्ट इंटरवल का फ्रीक्वेंसी देखना, इन कंप्लीटिंग असाइन वर्क टास्क, जो भी असाइन किए हैं टास्क उसके बीच में उनको इंटरवल भी देना। वर्कर विल बी एबल टू रिप्लेस देयर लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, है ना। जब अगर रेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, जब वो दोबारा से आएगा तो वापस से फुल एनर्जी में आएगा, है ना। तो कोई भी, तो इससे क्या होगा, अवॉइडिंग एक्सीडेंट अवॉइड होंगे, रिजेक्शन अवॉइड होंगे, इंडस्ट्रियल इलनेस अवॉइड होगी, ठीक है, अगर हम उनको बीच बीच में क्या करते रहें, रेस्ट देते रहें। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंशिएट फीस वेजेस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो काम जैसा कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसा देना, है ना। मान लो कि अगर कोई वर्कर, उसको बोला गया है कि 5 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करोगे तो 100 रुपये दिया जाएगा, तो मतलब कि उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अगर इसने क्या किया, 5 की जगह 10 यूनिट कर दी, तो 10 यूनिट में क्या 100 रुपये ही देंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, वो क्या किया, ये टारगेट सेट था कि 5 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट से ज़्यादा कर रहा है तो इसको क्या कर दिए, मान लो 110 रुपीज़ से कर दिए, तो इसको क्या हो गया, 1100 रुपये मिल गया एक दिन के। वहीं पे अगर किसी ने सिर्फ 2 ही यूनिट प्रोड्यूस की है तो उसको क्या होगा, 100 से ना करके 80 रुपीज़ देंगे, जिसका काम जैसा है उसको उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। टारगेट तो इतना था, कम मिलता, लेकिन अगर इतने यूनिट किए हैं तो उसको कितना देंगे, 160 देंगे। तो दिस डिफरेंशिएट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। तो अगर कोई एफिशिएंट है ना, मतलब 10 यूनिट करने वाला क्या है, एफिशिएंट हो गया, ये इनएफिशिएंट हो गया, तो इनको इस हिसाब से वेजेस मिलेगा। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टेब्लिश एंड 2 पीस रेट आर यूज, हायर फॉर दोज हु अचीव इक्वल टू और मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट। जिसको जो इक्वल करे या ज्यादा करे तो उसको क्या कर देंगे, एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहा है अगर, तो उसको इफिशिएंट वर्कर मानेंगे, और जो ओवर रेट है तो इनएफिशिएंट वर्कर मानेंगे और स्लो पेस्ड वर्कर मानेंगे। दस एफिशिएंट वर्कर विल बी रिवार्डेड एंड बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, है ना, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपने परफॉर्मेंस को क्या करें, इम्प्रूव करें। लास्ट में बच्चों मेंटल रिवॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, हमने मेंटल रिवॉल्यूशन पहले भी पढ़ा है ना, कि क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक मैनेजमेंट, दूसरा वर्कर, है ना। तो वर्कर क्या सोचता है कि हमसे ज्यादा काम किया जाता है ना, हम हमारे ऊपर बर्डन है ना, क्या बोलता है वो, बर्डन है हमारे ऊपर, हमारे पास बहुत सारा बर्डन है और हमको सैलरी क्या है, सैलरी बहुत कम है ना। वो ये सोचता है, क्या सोचता है कि ये वर्कर से तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये कुछ है ही नहीं, वर्कर्स क्या है, कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको कम करना है ना, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए कि इन दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, काम साथ में करना पड़ेगा। इट मीन्स अ टोटल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अदर, है ना। टोटल अपना जो एटीट्यूड है ना, एक दूसरे के बारे में जो थिंकिंग है उनको क्या करना, चेंज करना, है ना। कंपटीशन वाली थिंकिंग को ना ला करके क्या करना है, कॉपरेशन में लाना, साथ में मिलके काम करने वाली थिंकिंग को लाना है। बोथ टू रियलाइज दैट दे आर रिक्वायर वन अदर, है, दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, ठीक है।
बोथ ऑफ देम शुड एम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। इनको क्या होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने का। मेंटल रिवोल्यूशन रिक्वायर दैट मेंटल शुड बी क्रिएट सुटेबल वर्किंग कंडीशन, है ना। अगर मेंटल मैनेजमेंट सही होगा, मेंटल रिवोल्यूशन होगा, सब कुछ सही से चलेगा, ये लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो जो वर्किंग कंडीशन है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। एंड शुड डू देयर वर्क विथ फुल डिवोशन, है ना, डेडिकेशन के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या टेक्निक्स ऑफ, ये थे बच्चों हमारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।